हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट क्लासेस पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लासेस को आरंभ करते हैं। पिछली क्लासेस में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका देखा था। कौन कौन सी एथेनिक कंपोजिशन रहती है, क्या क्या डाइवर्सिटी रहती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लासेस में हम लोग ये समझेंगे कि जो एथेनिक कंपोजिशन थी, चाहे वो श्रीलंका में थी चाहे बेल्जियम में थी, उस एथेनिक कंपोजिशन के टुवर्ड्स, उस डाइवर्सिटी के टुवर्ड्स अलग अलग कंट्रीज ने कैसे रिएक्ट किया, किसने अकोमोडेशन किया, किसने अकोमोडेशन नहीं किया। तो ये सारी टॉपिक्स को आज हम लोग बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने जो केस स्टडी है वो है श्रीलंका का। तो श्रीलंका में एथेनिक कंपोजिशन था, आप लोग को याद हो। मेजोरिटी में कौन थी? सिन्हाला कम्युनिटी था। माइनॉरिटी में कौन था? तमिल था। तो श्रीलंका ने इस डाइवर्सिटी के टुवर्ड्स कैसे रिएक्ट किया, उसे हम आज की क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपको आज की क्लासेस देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगी कि श्रीलंका में कैसे सारी चीज़ें हुई, सिविल वॉर कैसे हो गया, सारी चीज़ें कैसे हुई, वहाँ के डाइवर्सिटी के टुवर्ड्स श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की मेजोरिटी कम्युनिटी ने कैसे रिएक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। ध्यान समझिएगा। देखो, श्रीलंका जो है आपको पता है आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका को 1948 में क्या होता है? इंडिपेंडेंस मिलता है। आपको किससे इंडिपेंडेंस मिला? तो 1948 में श्रीलंका को ब्रिटिश, यानी यहाँ पर भी ब्रिटिश रूल करते थे, ब्रिटिश से 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलता है। श्रीलंका को 1948 से पहले इसको सिलियन नाम से जाना जाता था। सिलियन मतलब होता है ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश इस पर रूल करके रखा था, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? सिलियन नाम से जाना जाता था। बाद में इसको इंडिपेंडेंस मिली और इसका बाद में जो कैपिटल हुआ श्रीलंका का वो था कोलंबो। ठीक है, अभी कोलंबो नहीं है, अभी कोलंबो चेंज होकर आज क्या हो गया? श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है। पहले क्या था? इसका कैपिटल कोलंबो था। तो 1948 में क्या होती है कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है। जैसे इंडिपेंडेंस मिलती है तो यहाँ पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी था, अभी बताएं मेजोरिटी कम्युनिटी कौन थी यहाँ पर? सिन्हाला कम्युनिटी। सिन्हाला कम्युनिटी यहाँ पर क्या करती है कि सॉट डोमिनेशन थ्रू मेजोरिटेरियनिज्म। यहाँ पर जो सिन्हाला मेजोरिटी कम्युनिटी था तो उन्होंने माइनॉरिटी पर क्या किया? माइनॉरिटी पर डोमिनेशन किया, उन्हें दबाया। और दबाने के लिए किस वेपन का यूज किया? मेजोरिटेरियनिज्म का यूज किया। मेजोरिटेरियनिज्म वेपन का यूज करके वो माइनॉरिटी को, वहाँ पर जो तमिल्स थे या दूसरे कम्युनिटी थे, उसको सप्रेस करने की कोशिश की। अब कहोगे सर मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, फिर अपने टॉपिक पर हम लोग रिटर्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए मेजोरिटेरियनिज्म को सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। इसका डेफिनेशन आपके बुक में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, बॉक्स में लिखा होगा। बहुत ही खूबसूरत सा डेफिनेशन। मैं पहले डेफिनेशन रीड करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेजोरिटेरियनिज्म अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए कि ज़्यादातर जो आंसर आप लिखिएगा अपने आंसर शीट में, आंसर राइटिंग जब भी करिएगा तो लैंग्वेज भले ही आप अपने लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करिएगा, अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा, लेकिन जो कीवर्ड है वो आप एनसीईआरटी का इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिएगा। तभी एग्जामिनर्स को ऐसा फील होगा कि आपने क्या करी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है बुक्स को। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, इस चीज़ों को अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा, तभी एक आप सुंदर आंसर राइटिंग या सुंदर आप आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले समझिए क्या दिए हुए मेजोरिटेरियनिज्म का डेफिनेशन, कि अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है जहाँ पर मेजोरिटी कम्युनिटी ऐसा सोचती है कि हम कंट्री में माइनॉरिटी को क्या कर देंगे? सप्रेस करेंगे, माइनॉरिटी के बिलीफ को डिसरिगार्ड कर देंगे और उसको एक तरह से हम क्या करेंगे? उसके वैल्यू नहीं देंगे, उसको डिसरिगार्ड करके क्या कर देंगे? हम जैसे चाहे वैसे हम उसके विशेष को, उसके नीड्स को हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं। इस तरह की जो सोच होती है, इस तरह की जो थिंकिंग होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। जैसे मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल्स देता हूँ। एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में मान लीजिए कि 7 बच्चे हैं। 7 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं हमें क्रिकेट खेलना है। क्या खेलना है? क्रिकेट खेलना है। 2 स्टूडेंट कह रहे हैं हमें फुटबॉल खेलना है। तो मेजोरिटी में कौन है? क्रिकेट खेलने वाले हैं। 2 तो फुटबॉल वाले माइनॉरिटी में। तो यहाँ पर मेजोरिटी जो है क्रिकेट खेलने वाले, वो अपनी फोर्सफुली बात को मनवा लेते हैं, बोलते हैं क्या फुटबॉल खेलोगे, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो इसी थिंकिंग को हम बोलते हैं, जब मेजोरिटी ने क्या किया, माइनॉरिटी से अपनी बात को मनवा लिया, उनको मतलब उनकी विशेष को, उनकी जो इच्छा थी उसको डिसरिगार्ड किया, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। इसे आप कंट्री के कंटेक्स्ट में आप रख के समझ सकते हैं कि किसी कंट्री में कोई कम्युनिटी मेजोरिटी में है तो मेजोरिटी में क्या कर रही है, वो
माइनॉरिटी के विशेष को, माइनॉरिटी के जो इच्छा है उसको डिसरिगार्ड कर दी और अपनी बातों को क्या कर दी, थोप दी, अपनी बातों को जबरदस्ती मनवा रही है, अपनी ही सारी चीजें मनमानी कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। आई थिंक आपको मेजोरिटेरियनिज्म समझ में आ गया। अब श्रीलंका के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म ने कैसे काम किया और जो सिन्हाला मेजोरिटी में थी उन्होंने माइनॉरिटी को सप्रेस करने के लिए कैसे क्या क्या प्रोविजंस लाए। तो चलिए प्रीवियस टॉपिक पर चलते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो अपनी मेजोरिटेरियनिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ली उसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्स में यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, विच स्टेप्स वर टेकन बाय सिन्हाला कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश हिज सुपरमेसी। तो वो अच्छे से ध्यान रखना, अपनी सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या क्या मेजर्स लिए श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए, उसे समझते हैं जरा। देखिए मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। कुछ मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या लिए गए थे सिन्हाला सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या क्या मेजोरिटेरियन मेजर लिए गए थे, सबसे पहले समझिएगा। 1956 में, इन 1956 में एक क्या किया गया था, एक्ट पास किया गया था। कब पास किया गया था, 1956 में एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट के तहत बोला गया कि सिन्हाला क्या होगा, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, कहाँ का, श्रीलंका का। श्रीलंका का ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, सिन्हाला लैंग्वेज होगा और बाकी दूसरे लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, यहाँ पर डिसरिगार्ड किया गया। अब देखो सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया, दूसरे जो कम्युनिटी है उसको तो कम से कम ऐसा बुरा तो जरूर लगेगा कि भाई साहब मेरा भी तो अपना लैंग्वेज था लेकिन मेरे लैंग्वेज को क्या किया गया है, यहाँ पर डिसरिगार्ड किया गया है। तो यहाँ पर सिन्हाला सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले 1956 में एक एक्ट पास किया गया। एक्ट में क्या किया गया, रिकॉग्नाइज सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज। वहां पर बोल दिया गया कि जो आज से क्या होगा, श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, सिन्हाली लैंग्वेज होगा। पहला ये किया गया जिससे तमिल लैंग्वेज वाले जो हो गए उनको डिसरिगार्ड फील होने लगा, उनको बुरा लगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस थे, गवर्नमेंट जॉब्स थे, वहां सब पर जो सिन्हाली कम्युनिटी होते थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, उनको फेवर दिया जाता था। बोला जाता था कि तुम्हें फीस में छूट रहेगी, तुम्हें जल्दी एडमिशन्स हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में फीस में छूट रहेगी, जल्दी एडमिशन्स हो जाएंगे। यानी उन लोगों को ज़्यादा फेवर्ड किया जाता था कंपेयर टू अदर्स। तो दूसरे कम्युनिटी को ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर भी हमें फेवर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर भी हमारी जो अधिकार है उसे क्या किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। देखिए हमारे कंट्री में भी आपको रिजर्वेशन है, लेकिन रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है ऐसे कम्युनिटी के लिए जो थोड़ा सा सोसाइटी में पीछे छूट गए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक कम्युनिटी को हम रिजर्वेशन देकर रखें, ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में वैसे लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है जो थोड़ा सा पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली थोड़ा सा कहा जाए तो सोसाइटी में पीछे रहे हैं, थोड़ा सा जिनको परेशानी रही है शुरू से, तो उनके लिए थोड़ा रिजर्वेशन पॉलिसी लाएगा जो कि अच्छे के लिए, सोसाइटी को अच्छा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है सिस्टम क्या है कि अपनी एस्टैब्लिश सिन्हाला को सुपरमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए, सिन्हाला अपने आप को पावरफुल बताने के लिए ये सारा मेजर्स ले रही है। तो सबसे पहला तो 1956 में क्या किया गया, एक्ट पास किया गया, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। दूसरा, यूनिवर्सिटी में या जॉब्स में क्या हो गया कि जो सिन्हाला है उनको फेवर किया जाने लगा, अच्छे अच्छे पोजीशन पे भेज दिया जाता था, पहले जॉब्स हो जाती थी ताकि दूसरे जो कम्युनिटी थे उनको बुरा लगता था। ये सारी चीजें हो गई। अब तीसरी समझते हैं क्या, चलिए देखिए अगला क्या है। A new constitution stipulated that states shall protect and foster Buddhism। यानी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना श्रीलंका में, वहां पर ये क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो वहां के रिलीजन है, यानी कि स्टेट है, यानी कि गवर्नमेंट है, वो किसे फेवर करेगी, बुद्धिज्म को फेवर करेगी। अब बुद्धिज्म रिलीजन अगर आपको याद हो, एथनिक कंपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा था, बुद्धिज्म मानने वाले जो थे वो कौन से कम्युनिटी थे, वो थे सिन्हाला। सिन्हाला जो कम्युनिटी थे वो बुद्धिज्म रिलीजन को मानते थे, जो 74% से आप पढ़े हैं पिछली क्लासेज में। तो 74% जो कम्युनिटी है वो बुद्धिज्म रिलीजन को मानती है। तो यहाँ पर जो स्टेट है, नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, तो उसमें क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि स्टेट क्या करेगी, यानी गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिज्म को फेवर करेगी, यानी बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। फॉस्टर बुद्धिज्म मतलब होता है कि बढ़ावा देगी, यानी इस रिलीजन का प्रचार प्रसार करेगी, इससे और ज्यादा क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो यानी ये सारी चीजें क्या करी जा रही है, श्रीलंका में करी जा रही है। अगला पॉइंट समझिएगा, दीज ऑल, अब इस सारी चीजों के कारण दीज ऑल मेजर्स इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन, दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट डिनाइड देयर पॉलिटिकल राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड देम। इन सारी मेजर्स ने, ध्यान सुनिएगा, इन सारी मेजर्स ने क्या कर दिया, एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया
जो तमिल कम्युनिटी था उनको ऐसा फील होने लगा कि गवर्नमेंट है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी पॉलिटिकल राइट्स को क्या कर रही है, डिनाई कर रही है। वो अपने आप को एलिनिएटेड फील करने लगे, अलग फील करने लगे। वो लगा कि ये तो हम देश में रह ही नहीं रहे, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। गवर्नमेंट सारा किसको फेवर कर रही है, गवर्नमेंट तो केवल किसको, सिन्हाली कम्युनिटी को फेवर कर रही है। क्या कर रही है, सबसे पहले तो उनको क्या किया, उनको सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया 1956 में। दूसरा, यूनिवर्सिटी और जो जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर होंगे वो सब में किनको बेनिफिट दे रहे हैं, सिन्हाला को बेनिफिट दे रहे हैं। तीसरा क्या कर रहे हैं कि जो बुद्धिज्म रिलीजन है उनको फेवर कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी वाला जो रिलीजन है उन सबको तो कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा। इन सारी मेजर्स के कारण इनको ऐसा फील होने लगा तमिलियंस को, जो तमिलियंस वहाँ रह रहे थे, कि हम अपने आप को एलिनिएटेड फील करने लगे। उनको ऐसा फील होने लगा कि हमारी राइट्स को यहाँ पर डिनाई किया जा रहा है और हमारी पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ हमें क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें सप्रेस किया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों के कारण इफेक्ट इसका क्या देखने को मिला, इफेक्ट तो भाई साहब होना ही है, इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, उसे अब समझते हैं। बहुत खतरनाक इफेक्ट हुआ था बाबू, ध्यान सुनना। इफेक्ट में क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा कि इफेक्ट क्या था, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस मेजर्स, तो आपको वहां पर आंसर लिखने आना चाहिए। तो इफेक्ट को समझते हैं, क्या क्या यहाँ पर इफेक्ट हुए। चलिए देखते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स का, सिन्हाला सुपरमेसी का क्या क्या इफेक्ट पड़ा श्रीलंका में, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, क्या क्या इफेक्ट हुआ, उसे जरा एक एक करके समझते हैं। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट द रिलेशंस द सिन्हाला एंड द तमिल्स स्ट्रेंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो सिन्हाला कम्युनिटी द्वारा किया जा रहा था या वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जो किया जा रहा था, इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण जो वहाँ के तमिलियंस थे या जो सिन्हाली थे, उन दोनों के बीच का जो रिलेशंस था वो क्या हो गया, स्ट्रेंड होता चला गया। स्ट्रेंड मतलब तनावपूर्ण हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता चला गया, तनावपूर्ण हो गया। स्थितियां और ज़्यादा गंभीर होती चली गई श्रीलंका में। पहला तो प्रॉब्लम चलिए आई थिंक फर्स्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब सेकेंड समझते हैं क्या हुआ वहाँ पर। तो देखिए सेकेंड क्या है कि बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम और स्टेट। देखिए 1980s आते आते श्रीलंका में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, क्या, तमिलियंस का। और वो क्या कर रही थी, वो तमिलियंस का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी वो अलग ही डिमांड कर रही थी। बोल रही थी कि हमें आपके कंट्री में रहना ही नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट क्या कर दो, एक तमिल इलम दे दो। तमिल इलम, इलम का मतलब होता है स्टेट। तमिल वर्ड में इलम का मतलब क्या होता है बाबू, इलम का मतलब होता है स्टेट। यानी हमें आप क्या कर दो, इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो। श्रीलंका में हमारी पॉलिटिकल राइट्स छीना जा रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमें श्रीलंका में रहना ही नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट करके श्रीलंका से बाहर कर दो, आधा हमें पार्टीशन कर दो, हम अलग हो जाएंगे। इसी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में से एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था LTTE। क्या था, LTTE। इसका फुल फॉर्म होता है द लिबरेशंस टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीज थी। और ये पार्टी जो थी, इसको प्रभाकरन नाम का एक व्यक्ति इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। और ये क्या कर रहा था, ये इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो तमिलियंस की थी, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था LTTE या लिट्टे भी इसको बोलते हैं। ये क्या कर दी, यहाँ पर सबसे खतरनाक मूवमेंट क्या कर दी, स्टार्ट कर दी थी। आपको देखिए LTTE के बारे में बुक में नहीं दिया हुआ, फिर भी मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। LTTE ने क्या किया, बहुत ही खतरनाक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और इससे इंडियन गवर्नमेंट, उस समय 1980s के समय में इंदिरा गांधी की सरकार थी इंडिया में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इनको फेवर किया थोड़ा सा। और फेवर करने के कारण ये पार्टी तो एकदम गर्दा उड़ा दी, एकदम ऐसे कह लीजिए कि एकदम पूरा एयरफोर्स इतना ज़्यादा अटैक करती थी वहाँ पर अलग अलग सिविलियंस के बीच में। और मतलब एकदम तबाही मचा दिया कि हमें क्या करो, इंडिपेंडेंट तमिल इलम दो, नहीं तो हम मानने वाले नहीं हो। तो दूसरा तो ये कहा गया एकदम। तीसरा, अब देखो दोनों के बीच में रिलेशन और ख़राब होते होते क्या हो गया, इधर सिन्हाला बोल रही थी कि हमें आपको पार्टीशन नहीं करेंगे, हम आपको अधिकार नहीं देंगे। तमिलियंस ने एकदम स्ट्रगल लॉन्च कर दिया। उसमें से LTTE ने और ख़तरनाक स्ट्रगल लॉन्च कर दिया, दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे सिन्हाली को। इन सारी चीज़ों के कारण क्या हो गया, कंट्री के अंदर ही क्या हो गया, डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया। डिस्ट्रस्ट मतलब हो गया दोनों के बीच में एक तरह से ट्रस्ट नहीं होना, डिस्ट्रस्ट हो जाना। डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया जिसके कारण क्या हो गया, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गया, सिविल वॉर में।
अब कहोगे सिविल वॉर क्या होता है, तो सिविल वॉर मतलब होता है कि जब सिविलियंस कंट्री के अंदर, जब सिविलियंस लड़ने लगते हैं अपने में, कंट्री के अंदर ही क्या होता है कि जब वॉर शुरू हो जाती है उसी को बोलते हैं सिविल वॉर, यानी कि कंट्री के अंदर ही आपका कंट्री में लड़ाई हो जाना, सिविलियंस लड़ना। विद इन द कंट्री, कंट्री के बाहर जब कोई लड़ाई होती है उसे हम वॉर बोलते हैं, और जब कंट्री के अंदर ही जब सिविलियंस, हमारे कंट्री के लोग जब लड़ने लगते हैं उसे कहते हैं सिविल वॉर। तो वहाँ पर क्या हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गया। और सिविल वॉर में क्या हो गया कि जब वहाँ की जो अलग अलग कम्युनिटी थी, सिन्हाला थी, तमिल्स थी, उन सब ने अपने अपने लड़ाई शुरू कर दी। कंट्री के अंदर ही बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड। दोनों कम्युनिटीज़ यानी कि सिन्हाला, तमिल्स और भी दोनों कम्युनिटीज़ के हज़ारों लोग मारे गए। बहुत ही खतरनाक नरसंहार हुआ और स्थिति बद से बदतर होती चली गई देश में। और फाइनली, ध्यान सुनिएगा, फाइनली ये जो चला, ये कंटिन्यू चला लगभग 30 से 35 सालों तक चला लगभग, और 2009 में जाके ये क्या हुआ, ये वॉर समाप्त होता है। तो देखिए कितना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया एक पावर शेयरिंग नहीं होने के कारण। अगर सिन्हाला यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से करती, पावर को शेयर कर देता, तो कितना सारा कुछ अच्छे से हो जाता, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर केवल पावर शेयरिंग नहीं हुआ, सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म का सहारा लिया, माइनॉरिटी तमिल्स को दबाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने भी, उनके अंदर डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, मूवमेंट लॉन्च हो गया, और एकदम सिविल वॉर, देश के अंदर ही लड़ाई हो गए, दंगे हो गए, देश की स्थिति बद से बदतर होगी। और जो श्रीलंका इकोनॉमिक वेलबींग कहा जाता, पहले अच्छी थी इकोनॉमी ठीक ठाक, वो क्या हो गया, इसी पूरे क्रम में उसकी इकोनॉमी भी पूरी बर्बाद हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब कि डेप्थ में चला गया, बहुत ही कर्ज में चला गया, स्थिति बद से बदतर होती चली गई श्रीलंका, ड्यू टू पावर शेयर नहीं करने के कारण। केवल पावर शेयर हो जाता तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई है मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, कैसे यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म का सहारा लिया गया। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम समझेंगे। आई थिंक आपको आज की क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।